लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गाइस, हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, उसी तरह से गाइस वी डू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उसी तरह से, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखो होता क्या है, इसको समझना, कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। देखो होता ये कि जस्ट लाइक तुम्हारे पास जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, बिकॉज आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, ठीक है। अब जरा सुनो, अब अनलाइक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से, अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो तुमने वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में तुमने पढ़ा था, ठीक है, कि वो जी है जो कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास को टेस्ट मास पे लग रही होती है। टेस्ट मास का क्या मतलब है? टेस्ट मास मैंने उस वक्त भी बताया था कि एक ऐसा मास होता है कि जो आपका जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट के गिर्द अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर किसी जगह पे ले जाओ और उस वहां से उसको छोड़ो तो वो जाहिर है कि उस मास के गिर्द करीब होता हुआ चला आता है अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, वो पुल करता हुआ चला आता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टेस्ट मास होता है, टेस्ट मास कहलाता है ये, ठीक है। इसको टेस्ट मास इसलिए कहते हैं तो एक तो इसका अपना मास बहुत कम है, इसका अपना मास जो है वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ प्लेनेट अर्थ। अर्थ की बात करो या किसी प्लेनेट की बात करो, अगर लेट्स से इस बंदे का मास 70 kg है और पैराग्लाइड करता हुआ वो नीचे आ रहा है, ग्लाइड करता हुआ वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो एक तो रीजन ये है, ठीक हो गई बात। दूसरी चीज ये, एक तो इसका मास बहुत कम है, लेट्स सपोज अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ का मास होता है 5.98 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम, तो बहुत कम है, इसका अपना मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल है, ठीक है। सो द मास ऑफ टेस्ट मास इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि इसकी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगी, ठीक है, इसके गिर्द अपनी भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो जो इसके गिर्द, इस मास के गिर्द, इस बंदे के मास के गिर्द जो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, वो नेग्लिजिबल होगी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के कंपैरिजन में, और इस बंदे की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगी, खराब नहीं करेगी, ठीक है। और सबसे आखिरी बात, ये जो टेस्ट मास है, ये टेस्ट मास मैंने आपको बताया था कि ये जैसे जैसे नीचे आएगा, इसके नीचे आने के पाथ को एरो से हम बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, तो ये इनवर्ट एरो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बताएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्ड है, डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, ये चीजें बताएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट टेस्ट मास, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देता है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन के बारे में, क्लियर है, क्योंकि जब इसको छोड़ो तो ये अंदर की तरफ आता है, क्लियर है। इसी तरह जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है जो कि ई से रिप्रेजेंट की जाती है, और इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वहां चार्ज इस्तेमाल किया जाता है, वी यूज हियर चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब सवाल है कि टेस्ट चार्ज कैसे होगा, इसको समझाओ। अभी समझाते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेस्ट चार्ज समझाना कोई इशू नहीं है। अब टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज, अब आप सोचेंगे टेस्ट चार्ज है क्या भला। देखिए, जैसे टेस्ट मास था ना, वैसे ही टेस्ट चार्ज होगा। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। फर्स्ट करो फॉर एग्जांपल कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है कि जो कि नेगेटिव है, ठीक है। अब लेट्स से इस सोर्स चार्ज की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस सोर्स चार्ज की जो हम बात कर रहे हैं ये नेगेटिव है। सपोज दैट ये है 10 कूलम का, ठीक है, 10 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके गिर्द, इसके करीब एक चार्ज लेके आता हूं, स्मॉल चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल एंड पॉजिटिव चार्ज। अच्छा याद रखना, टेस्ट चार्ज जिसपे टेस्ट किया जाए इज ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, बाई कन्वेंशन इसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा।
यानी आप यहाँ पे चेक करने के लिए नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकते, परमिशन नहीं है उसकी, हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको। अब टेस्ट चार्ज आपने ले लिया, टेस्ट चार्ज की वैल्यू लेट से मैंने बताया था 1 कूलम चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये टेस्ट चार्ज है जो कि बहुत 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 स्मॉल चार्ज है, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है। अब जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज के करीब जो 10 कूलम का है, जो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, कितना बड़ा है, ये 10 कूलम है और 10⁻19 है ये, तो कितने का फर्क है, 10⁻⁻20 कूलम का फर्क है दोनों के दरमियान, दोनों के रेशो में। ये इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है मैग्नीट्यूड के एतबार से। अच्छा, जैसे ही इसको इसके करीब लेकर आऊंगा तो ये अट्रैक्ट करना शुरू करेगा और करीब चलता हुआ आएगा। तो जो करीब चलता हुआ आएगा तो इस पाथ को आप ट्रेस करो और इनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करो। ये इनवर्ड एरो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। किसकी डायरेक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। और इसी लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं। समझ आ रही बात, इसी लाइन को, क्लियर हो गई बात। और इस चार्ज को हम कहेंगे टेस्ट चार्ज, क्योंकि बहुत स्मॉल है, ठीक है। और ये टेस्ट चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज, इसको सोर्स चार्ज कहेंगे, क्लियर है। और इसके चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट हो गया, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और सोर्स चार्ज के चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बेटा, ये सारी बात है, समझ आई। टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या इंफॉर्मेशन देगा आपको, इसको समझिए। जैसे अब आप सोचिए, जब आप प्लेनेट अर्थ के ऊपर थे तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या इंफॉर्मेशन देता था, इसको समझिएगा। अगर अर्थ की सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2 kg उसका मास है, ठीक है, 2 kg मास है, और जी की वैल्यू 9.81 न्यूटन पर केजी है। क्या मतलब कि अगर इस 2 kg ऑब्जेक्ट के हर केजी को अलग अलग करूं तो उस हर केजी पर अर्थ 9.81 न्यूटन की फोर्स लगा रही होगी। क्लियर, आ रही बात समझ, इसका ये मतलब है जी की वैल्यू का। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ऐसे ही है, बट जरा सा फर्क है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट देखिए क्या है, वो है न्यूटन पर कूलम। तो अगर कहीं लिखा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, वो गिवन है लेट्स से 100 न्यूटन पर कूलम, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी, अब जैसे ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, लेट्स से इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूं समझाने के लिए, ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव बना देता हूं सिर्फ टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके करीब है ये, और ये तकरीबन है 10 कूलम का। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पर दी हुई है सिर्फ समझाने के लिए, वो कितनी दी हुई है, +100 न्यूटन पर कूलम। तो अब इसका मतलब ये, अच्छा, अब मैं इसकी वैल्यू भी थोड़ी आसान करके चेंज कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, इसकी वैल्यू को कर देता हूं 1, इसकी वैल्यू को कर देता हूं 2 कूलम, और इसकी वैल्यू को कर देता हूं, यू समझो 10⁻15 कूलम, ठीक है, ऐसे कर देता हूं। अब आप सोचिए, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है लेट्स से मैं कर देता हूं, सिर्फ समझाने के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कर देता हूं 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, यानी ठीक है 1 मिलियन से ज्यादा, यानी ठीक है, यानी समझो कि 10 मिलियन है ये, 10⁻7 जो होता है ना वो 10 मिलियन होता है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 कूलम का चार्ज है ना यहाँ पर, ये इसके एक दोनों कूलम्स को ब्रेक करो, 1 कूलम यहां और 1 कूलम यहां, क्लियर है, इन दोनों कूलम्स को ब्रेक करो, तो हर कूलम पे ये जो सोर्स चार्ज है ये कितनी फोर्स लगा रहा होगा, 10⁻7 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होगा। और एक एक कूलम पे, हर कूलम पे, और टोटल 10⁻7 प्लस 10⁻7 कितना होता है बेटा, 2 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये टोटल
टोटल फोर्स इस पे लगा रहा होगा, टोटल फोर्स की, और हर हर कूलम पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा, 10⁻7 न्यूटन। क्या करने के लिए, इसको पुश अवे करने के लिए, इसको दूर धक्का देने के लिए। आ रही बात समझ में? यस और नो? यस सबको समझ में आ गया? हमजा क्लियर है? आयशा क्लियर है? सो सही है। इलेक्ट्रिक, पुश अवे मतलब ट्रैक कर रहा होगा, जैसे आपने पहले वाले केस में बताया था। हाँ तो हाँ, अगर push अगर भी- हाँ, ये पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अच्छा पुश करेगा। और अगर ये नेगेटिव सोर्स हो, सोर्स चार्ज को अगर मैं नेगेटिव कर दूं, जैसे मिसाल के तौर पे इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, तो और तो फिर जाहिर सी बात है, फिर एक काम और होगा, फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके साथ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव का मतलब इस चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, ये सोर्स चार्ज, इसके 2 कूलम का चार्ज है, तो उसके हर हर कूलम पर कितनी फोर्स लगाएगा, 10⁻7 न्यूटन लगाएगा इसे अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। और टोटल यही फोर्स लगेगी, लेकिन अब अट्रैक्शन होगी, पहले रिपल्जन हो रही थी, अब अट्रैक्शन हो रही होगी। क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सुनना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में दोनों दोनों चीजें, पॉजिटिव भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, नेगेटिव भी हो सकती है, दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा नेगेटिव में होती है। तो जी की वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव में ही होनी चाहिए, क्योंकि ये अट्रैक्शन नेचर की है। समझ आई बात? और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में दोनों चीजें, अट्रैक्शन भी है, रिपल्जन भी है, प्लस है तो रिपल्जन, अट्रैक्शन है तो नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। क्लियर है? सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब वी नो दैट इसका यूनिट न्यूटन्स पर कूलम है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स का हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि दैट इज द कूलम फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स में एक चार्ज आपका टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज की जगह Q0 कर दीजिए, और एक सोर्स चार्ज होता है उसकी जगह पे Q कर दीजिए, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है? जैसे मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था आप लोग को कि जैसे ये एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो सोर्स चार्ज आपका, फॉर एग्जांपल सोर्स चार्ज आपका Q है, सोर्स चार्ज Q है, कैपिटल Q, टेस्ट चार्ज को आप Q0 करते हैं। ठीक है? सो मैंने Q1 Q2 यानी चार्ज 1 चार्ज 2 की जगह, एक जगह पे मैंने क्या कर दिया, स्मॉल Q0 कर दिया जो कि टेस्ट चार्ज है, दूसरी जगह पे कैपिटल Q कर दिया जो कि सोर्स चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? और इसको उठाकर इस इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट करा दिया इस एफ की जगह। क्लियर है? ठीक है? और नीचे Q0 अपनी जगह था, उसको अपनी जगह रहने दिया। ठीक? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में Q0 से Q0 कैंसिल करा दिया, तो बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या बची, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? जी सर। सो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इट इज वेरी सिमिलर विद लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जैसे आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, G इज इक्वल टू के की जगह वहां पे कैपिटल G था, Q सोर्स चार्ज की जगह वहां पर सोर्स का मास था, और नीचे वो आर स्क्वायर था। बिल्कुल सिमिलर है दोनों। याद करो फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्स का, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, कंपेयर करो दोनों फॉर्मूले को। याद है नहीं याद है? हमजा याद आ रहा है? जी सर। So that is gm upon r square. G is the gravitational constant, यहाँ k is the coulomb constant. ठीक है? यहाँ पे q जो है वो सोर्स का मास है, सोर्स का चार्ज है, और वहां पे m जो था वो सोर्स का मास था, और ये क्या है, r वो डिस्टेंस है जो आप दूर जाते हुए तय कर रहे हो उससे, या करीब आते हुए तय कर रहे हो उसके सेंटर से। पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो जाहिर है रेडियस 0 ही कंसीडर करेंगे। अब देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास एक, ठीक है, ये है February March 23 पेपर 4 वेरिएंट 2, स्टेट द कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charges
बल्कि ज्यादा अच्छा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिए। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन point charges between 2 point charges is directly proportional to product of, हाँ भाई प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, charge, their charges and inversely proportional to the square of the, हाँ भाई, square of the distance between them। सेंटर की बात नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो जाहिर है सेंटर ही अंडरस्टूड है। अ चार्ज sphere x is supported on an insulating stand, a second charge sphere y, तो कह रहे हैं is suspended by an insulating thread so that the y is in equilibrium। दोनों चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। प्लस 64 नैनो कूलम है, दूसरे में 96 नैनो कूलम है। नैनो का मतलब 10 की पावर -9। सेपरेशन 0.08 मीटर है। द चार्ज ऑन स्फीयर x is plus 96 nano coulomb and the charge on the sphere y is plus 64 nano coulomb. Assume that the sphere behave as a point charge. The length of the thread is 1.2 meter and the center of the sphere x and the center of the sphere y are separated by horizontal distance of 0.08 meter। क्या कह रहे हैं, draw and label all the forces acting on y। ठीक है, सबसे पहले तो देखो भाई इसमें टेंशन होगी, टी टेंशन, वो मैंने कर दिया। दूसरी फोर्स इसमें इसका डाउनवर्ड वेट है कि नहीं है, जो कि जाहिर है मैंने यहाँ पे बना दिया। तीसरी फोर्स है, ये यहां पर क्यों है, सोचो ये यहां पर क्यों है, ऐसे क्यों जा रहा है, इसका मतलब यहां से ये इसको रिपेल कर रही है नहीं कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये तो पीछे नहीं जा रहा क्योंकि ये फिक्स रॉड पर है, इंसुलेटर पे, लेकिन ये पीछे जा रहा है। इस थ्रेड से कनेक्ट होने की वजह से ये पीछे जा रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है, ये पीछे जा रहा होगा लेकिन यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो रोक रही होगी इसे आगे की तरफ। लेकिन सवाल है कि ये क्यों पीछे नहीं जा रहा। यहाँ तो चलो फ्रिक्शन है, स्टैंड के ऊपर देखो, ये और ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे ऐसे। सवाल है ये क्यों पीछे नहीं जा रहा, इसे पीछे जाना चाहिए। इसलिए नहीं जा रहा कि इस इंसुलेटर जो कनेक्टेड है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको यहाँ पर रोक रही है आगे की तरफ, तो इसलिए ये पीछे नहीं जा पा रहा। लेकिन ये वाला जो है ये तो पीछे जा रहा है। तो ये किसकी वजह से जा रहा है, रिपल्जन की वजह से। किसके रिपल्जन की वजह से, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, इस फोर्स की वजह से। और ये कौन सी फोर्स है, ये वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन है। क्लियर है, इस वजह से। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन है, तो इस वजह से मैं उसको भी बना देता हूं भाई। ठीक है, तो सारी सारी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना दी, वेट बना दी, टेंशन बना दी। जी भाई क्लियर है, सबको समझ आ गई। डिटरमाइन द मास ऑफ द स्फीयर वाई, वो कह रहे हैं स्फीयर वाई का मास निकालिए। अच्छा जी, स्फीयर वाई का मास निकाल लेते हैं। तो भाई स्फीयर वाई का मास निकालने का क्या मतलब है कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि फोर्सेस बैलेंस कैसे हो रही हैं। देखो सवाल है कि अगर यहाँ पे इसको फोर्स खींच रही है राइट साइड पे, तो ये लेफ्ट तो इसको तो जब राइट साइड पे फोर्स खींच रही है तो इसको तो उसूली तौर पे आगे चले जाना चाहिए, और आगे चले जाना चाहिए, ऊपर उड़ते रहना चाहिए जब तक ये सीधा ना हो जाए। सवाल है ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि जब ये यहाँ पर जा रहा है तो कोई इधर से भी फोर्स है जो इसको रोक रही है। सवाल है वो कौन सी फोर्स है, तो वो मैं बताता हूँ। वो फोर्स है टेंशन का कॉम्पोनेंट। ये टेंशन फोर्स है, इसका एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा टी एक्स, और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, दैट इज टी वाई। ठीक है भाई,
ये होगा इसका टी वाई। समझ आ रही है आपको बात या नहीं आ रही बच्चों? समझे नहीं समझे? ये मैंने अपनी तरफ से दो फोर्सेस बनाई हैं जो इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है समझाने के लिए, वरना आपने ये नहीं बनानी, इससे मैं आपको अलग से बना के समझा रहा हूं। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये टी एक्स बैलेंस करेंगे, और ये टी वाई और वेट बैलेंस करेगा। उसने मास निकालने के लिए कहा है, तो मास तो वेट में होता है, तो इसका मतलब इसको और इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सो यू हैव टू बैलेंस टी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आप इन दोनों को बैलेंस कीजिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाइए, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, वहां से भी कर सकती हैं, इसको भी कर सकती हैं, तो ये दोनों बैलेंस है। ठीक है, अच्छा अब टी वाई में जरा एंगल देखो, इसने कहीं एंगल दिया हुआ ये वाला, और जा एंगल तो दिया हुआ ही नहीं है, फंस गए, क्या करें? ये तो इसने एंगल ही नहीं दिया हुआ, तो यू नो दैट कि अगर एंगल नहीं दिया तो क्या हुआ, ट्राइंगल तो है, ये उसने 1.2 गिवन है, ये हाइपोटेनस गिवन है ट्राइंगल का। ठीक है, ये थीटा के सामने ये अपोजिट गिवन है, सो अपोजिट वो 0.08 है, हाइपोटेनस 1.2 है, तो यहां से साइन थीटा निकाल लो, सो काटो, याद करो, सो काटो सम, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होगा, अपोजिट कितना है 0.08, हाइपोटेनस कितना है 1.2, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.08 डिवाइडेड बाई 1.2, सो थीटा इज इक्वल टू क्या बना, 3.8 डिग्री। 3.8 डिग्री। सो वी हैव 3.8 डिग्री, थीटा भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये थीटा है हमारे पास 3.8 डिग्री। ठीक है, अच्छा मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ फॉर सिंपलिसिटी, क्योंकि ट्राइंगल में ये एंगल बहुत इजी होता है सॉल्व करना, ऊपर से एंगल लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इस एंगल का नाम रख देते हैं एंगल फाई। ठीक है, सो वी नो दैट कि अगर ये मुझे थीटा पता है 3.8 डिग्री है, और दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो थर्ड एंगल कैसे निकालूंगा, यानी कि फाई निकालना है, तो मुझे पता है फाई इज इक्वल टू 90 माइनस 3.8 डिग्री। कितना आंसर आता है बताइए? कितना आएगा? 8 गया 86.1 86.2 डिग्री, ऐसे ही है, जी। तो दैट इज 86। तो अब ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, दैट इज 86.2 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, क्लियर है सर जी? ये क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है कि राइट ट्रायंगल है? कहाँ पे? और ये आपने 90 डिग्री लिया ना? हाँ। हाँ ये वाला, तो ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर को कनेक्ट करेगा, और यहाँ से लेकर ऊपर जो कनेक्ट करोगे, तो ये कौन सा एंगल बनेगा भाई, बताओ? अंडरस्टूड है? अच्छा ठीक, जी समझ गया। वर्टिकली खड़ा हुआ है और ये दोनों का दरमियान, तो 90 डिग्री, तो मैंने ये एंगल मेजर कर लिया। तुम चाहो तो तुम ये वाला एंगल मेजर कर लो, तुम उससे चल लो, कोई मसला नहीं है। अब क्या है, ये टी वाई, सो वी नो दैट कि टी वाई इज इक्वल टू टी साइन फाई, ये वाला एंगल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाई, ये फाई है। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये कि हमें हमें टी की वैल्यू पता ही नहीं है, मास कहां से निकालें, फंस गए हम लोग। ठीक है, साइन, अब साइन लिख देता हूं मैं, यहां पर टी है, टी को एक तरफ कर लो, टी को एक तरफ कर लो, दैट इज एम जी डिवाइडेड बाई साइन फाई। ठीक है, बल्कि जाहिर है कि हमने मास निकालना है, तो मास को एक तरफ कर लो। ठीक है, तो साइन फाई अपनी जगह पे रहेगा, साइन, तो साइन फाई, फाई कितना है 86.2, 86.2 डिवाइडेड बाई जी को ले इधर लाके डिवाइड कर दो 9.81, दिस इज इक्वल टू मास। मास तो पता ही नहीं है, मास ही तो निकालना है, तो उसके लिए टेंशन लेकर आओ कहीं से। अब सवाल है टेंशन कहां से लाएं, फंस गए, टेंशन लाएं कहां से लाएं, फंस गए, टेंशन ही नहीं है, तो अब टेंशन को कैसे निकालेंगे, अब सुनो। ठीक है बेटा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है, दिमाग लगाओ। अब कैसे लेकर आएंगे टेंशन, इसको करो साइड में,
टेंशन कहीं से निकाल के ले आओ, टेंशन तो है ही नहीं, फंस गए। अब टेंशन कैसे निकालोगे, तो दूसरा एक और इक्विलिब्रियम का रूल था, दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये Tx था, ये बैलेंस करो पहले, ठीक है। पहले Tx की वैल्यू निकालो, ठीक है, शायद वहां से फिर Ty निकाला ही जा सके। क्लियर है, आ रही बात समझ है। तो पहले पहले Tx कैलकुलेट करो। सो Tx तुम्हें पता है कि Tx इज इक्वल टू क्या होता है, Fe, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे ही है। K कितना है, 8.99 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई चार्ज 1, इसको चार्ज 1 कंसीडर कर लो, इसको चार्ज 2 कर लो। चार्ज 1 64 नैनोकूलम है और चार्ज 2 96 है, 64 है, दूसरा 96 है। क्लियर है, 64 दूसरा 96। क्लियर है, ठीक है। और डिवाइड में क्या होगा, आर स्क्वायर, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 0.08, ये हो जाएगा आर। सो नीचे आओ, सो दिस इज 0.08 का स्क्वायर। जरा मुझे कोई बता सकता है Tx की वैल्यू कितनी आ रही है, 8.63 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आ रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यही Tx के बराबर है कि नहीं है। और आपको पता है Tx किसके बराबर होता है, Tx बराबर होता है T cos फाई के, है कि नहीं है। और cos फाई यही है ना, Tx बराबर है T cos फाई के, है ना, 86.2। सो आप यहां लिखेंगी 8.63 इंटू 10⁻³ कॉस को उधर जाके डिवाइड कर दीजिए, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.63 कॉस कितना हुआ 86.3। क्लियर है, 86.2 सॉरी, क्लियर है कि यही निकाला आपने, टेंशन कैसे हो गई। अब इस टेंशन को उठाइए यहां से, जो भी वैल्यू आ रही है यहां से उठा के आप यहां इस इक्वेशन में डाल दीजिए और मास कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 0.013 0.013 किलोग्राम। लेट मी चेक इट, बिल्कुल ऐसी है, 0.013 आ रहा है, ठीक है। आयशा समझ आ गया, सबको क्लियर है। इसका एक और तरीका ये भी था, आप ये भी कर सकते थे, आप इसको कैलकुलेट नहीं करते, ये वैल्यू को एज इट इज उठाते, एज इट इज इस वैल्यू को उठाते यहां डाल देते। सो ये हो जाता है, टी की जगह होता 8.63। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर आप इसको यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कराते तो क्या होता, ये होता टी की जगह 8.63 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई cos 86.2 मल्टीप्लाई बाई sin 86.2 डिवाइडेड बाई 9.81 इज इक्वल टू, ये आता m। अब आप एक चीज देखिए, ये जो sin 86.2 डिवाइडेड बाई cos 86.2, ये 1086.2 बन जाता। sin अपॉन cos 10 होता है, ये पढ़ा है इतना मैथमेटिक्स तो आप लोग को माशाल्लाह आता है, ठीक है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये sin अपॉन cos 10 बन जाता। तो अब आप यहां से निकालते इसको, ये होता 8.63 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई साइन अपॉन कॉस 1086.2 डिवाइडेड बाई 9.81। अब आप इससे करें तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, देखिए करिए इससे क्या आंसर मिल रहा है। वही मिलेगा 0.013। फिलहाल इसको ओमिट करें, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। जी जनाब, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। You guys just need to understand the graph of electric field strength versus
डिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ पहुंच करो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही पढ़ा है आपने। सो इसका मतलब Q जो है इस चार्ज, इसका चार्ज है, ये जो है इसका चार्ज है Q, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। तो Q को छोड़ दीजिए, K को छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब सुनो सुनो, जैसे जैसे तुम किसी सोर्स चार्ज से दूर होते चले जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। तुम जैसे जैसे दूर होते चले जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी बेटा? डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है? समझ में आई बात? अगर तुम इस, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर तुम इस सोर्स चार्ज के ऊपर ऐसे खड़े हो जाओ, समझाने के लिए कह रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, और यहां पर एक टेस्ट चार्ज हो, तो टेस्ट चार्ज को ये जो सोर्स चार्ज है वो रिपेल करके दूर फेंकेगा। तो चूंकि ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तुम यूं खड़े हुए हो, तो ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो तुम कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ है। जैसे तुम जमीन के ऊपर खड़े हुए हो, सुनना, और ऊपर सामने एक जो है वो सैटेलाइट है जो कि माल फंक्शनिंग की वजह से जो है वो गिर रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है। तो वो चूंकि नीचे की तरफ आ रही है, तुम उसे नीचे आता हुआ देख रहे हो अपनी तरफ, तो तुम कहोगे कि चूंकि वो नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नीचे की तरफ है, जी की वैल्यू, जी की डायरेक्शन नीचे है। ऐसे ही है ना? अब तुम एक प्लेनेट पे खड़े हुए हो या ये एक सोर्स चार्ज पे खड़े हुए हो, और वो टेस्ट चार्ज को रिपेल करके ऊपर पुश कर रहा है, ऊपर अपवर्ड। तुम जो उसको सोर्स चार्ज को ऊपर जाता हुआ देख रहे हो, तो तुम ये कहोगे कि इस सोर्स चार्ज के ऊपर जहां मैं खड़ा हुआ हूं या खड़ी हुई हूं, इसकी जो टेस्ट चार्ज को ऊपर फेंक रहा है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन अपवर्ड है, नीचे नहीं है। यस और नो? ऐसे ही है? यस। तो ये इसको ऊपर दूर की तरफ धकेल रहा है। इसी तरह अगर तुम इस तरफ खड़े हुए हो और इधर से कहीं टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और ये इसे रिपेल करके इधर कहीं दूर फेंक रहा है, ठीक है, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने तो इस तरफ पॉजिटिव ली थी, हमने इस तरफ राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्राफ में पॉजिटिव ली है, लेकिन यहां जब तुम खड़े हुए हो तो तुम देख रहे हो कि ये तो रिपेल इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या लेनी पड़ेगी तुम्हें? नेगेटिव लेनी पड़ेगी। यस और नो? है ना? जी। क्लियर है? सो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, ऐसे अगर खड़े हो, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? नेगेटिव है। क्लियर है? आ रही बात समझ? सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें बनाया ही मैंने, ये दो बंदे बना दिए, दोनों को खड़ा कर दिया इस बड़े से सोर्स चार्ज के ऊपर। क्लियर है? आ रही बात समझ? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस सोर्स चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा जीरो होगी हमेशा। इस सोर्स चार्ज की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, यानी मैक्सिमम होगी सरफेस के ऊपर, और सरफेस से अंदर का जो हिस्सा होगा सेंटर तक, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी। क्लियर है? समझ आई? तीसरी अहम बात कि अगर मैं इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करूं, और से सुनना, इफ आई कंसीडर इट एज अ पॉइंट चार्ज, अभी तो फिजिकल रियलिटी में कोई बड़ा स्फीयर भी हो सकता है जो कि चार्ज हो पॉजिटिवली, कोई मेटल का स्फीयर भी हो सकता है, लेकिन इफ आई कंसीडर इट एज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब मैंने शुरू में बताया था, पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है कि जिसके सारे चार्जेस को इमेजिनरी तौर पे कलेक्ट करके सेंटर पे लोकेट कर दो। जब आप सारे चार्जेस जो उसके सरफेस पर हैं उन्हें कलेक्ट करके सेंटर पे लोकेट कर दोगे, तो उसका रेडियस किसी काम का नहीं रहा, खत्म। उसके रेडियस की कोई अहमियत नहीं रही, खत्म। समझ आई? यानी अगर अर्थ का जितना सारा मास है, ये मास सारा कलेक्ट करके मैं सेंटर पे ले आऊं, अर्थ के सेंटर पे, तो अर्थ के रेडियस की कोई अहमियत ही नहीं रही, रेडियस किसी काम का ही नहीं है, किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि सारा मास तो तुम सेंटर पे ले आए। सारी झील, परिंदे, दरख्त, फूल, पत्ते, सारे
अर्थ क्रस्ट, सारे रॉक सब कलेक्ट करके तुम सेंटर पे ले आए। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, फिजिकल रियलिटी में सोचने के लिए, ताकि अब सोचने में आसानी हो। तो जब ये सब चीजें कलेक्ट करके तुम सेंटर पे लेकर आ गए, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पे लेकर आ गए, तो उसका रेडियस तो खत्म, किसी काम का ही नहीं रहा। फिजिकल रियलिटी में सोचो, इमेजिन करो, ठीक है ऐसा। इसी तरह अगर किसी एक बड़े स्फीयर को कि जो चार्ज है उसका तमाम चार्ज को कलेक्ट करके इमेजिनरी तौर पे तुम उसके सेंटर पे ले आओ, तो उसके रेडियस की कोई अहमियत ही नहीं रही। रेडियस तो गया, रेडियस तो जीरो हो गया उसका। समझ आई बात? क्लियर है? तो इस तरह के चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं, कि जिसका सारा चार्ज कलेक्ट करके तुम उसके सेंटर पे ले आके कंसंट्रेट कर दो, उसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। क्लियर है? अब पॉइंट चार्ज में रेडियस क्या हो गया भाई? पॉइंट चार्ज में रेडियस जीरो हो गया। तो जब रेडियस जीरो हो गया, ठीक है, तो अब ये जो ग्राफ होगा ना, ये ग्राफ जो यहां से ऐसे आ रहा है, जो ग्राफ यहां से ऐसे आ रहा है, ये ग्राफ यहां नहीं जाएगा, ये ग्राफ यहां से चलता हुआ, यहां से चलता हुआ, यहां से चलता हुआ वाई एक्सिस को जाके अप्रोच करेगा कहीं पर। आ रही बात समझ? कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को जाके अप्रोच करेगा, अगर ये पॉइंट चार्ज कंसीडर करोगे तो। बात समझ आई? क्योंकि रेडियस तो जीरो हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं जाके आगे जाके वाई एक्सिस को अप्रोच करेगा। इज इट क्लियर? समझ आई सबको? जी सर। और अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई मेटालिक स्फीयर है, कोई फिजिकल रियलिटी में कोई ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर है फिर ये उसके सरफेस तक जाएगा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी बेटे। सही है, ऐसा ग्राफ ग्रेविटेशन में भी था ना? जी जी जी, लेकिन वहां पे इनसाइड इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां अंदर स्ट्रेट लाइन थी, यहां तक। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे जी था, वो अंदर स्ट्रेट लाइन थी। समझ आई बात? अब ये ग्राफ तो तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम्हें ये ग्राफ समझ में आया, ये क्या है, ये नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि मैंने बताया अगर तुम इस तरफ खड़े हुए हो और ये रिपेल कर रहा है, सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है लेफ्ट साइड पे, सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है लेफ्ट साइड में, तो तुम समझोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में इसकी, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लेफ्ट साइड पे, तो राइट पे अगर पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट पे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। सही है? तो इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव शो हो रही है, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। क्लियर है? जी। अब एक बड़ी अहम बात समझना, ये जो ग्राफ का एरिया है ना बेटा, ये एरिया आपको देता है, ये एरिया आपको देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि रेडियस से अगर आप 3 टाइम्स आगे दूर चले जाओ और सिर्फ इतने ही ग्राफ का आप एरिया निकालो, तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान वो डेल्टा वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देगा आपको। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, ठीक है। तो ये डेल्टा वी कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दैट विल गिव यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, जो एरिया है। तो दो यानी आर यानी रेडियस सरफेस पे, और सरफेस से आप ऊपर चले जाए, आगे की तरफ चले जाए, तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आपको डिफरेंस देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसका एरिया है। क्लियर है? ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है, और अगर मैं आपको नेगेटिव सोर्स चार्ज में बिल्कुल इस तरह का ग्राफ बनेगा, यानी सोर्स चार्ज अब नेगेटिव है। अब मैं आपको यहां खड़ा कर दूं, अब सोचिए यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हो, सोचो ये खिंचता हुआ तुम्हारी तरफ आएगा, अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे अगर सोर्स चार्ज एक पॉइंट चार्ज नेगेटिव हो, तो ये अट्रैक्ट होगा तुम्हारी तरफ। तो ये जब तुम्हारी तरफ आएगा तो लेफ्ट साइड पर आएगा, लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव लेते हैं, ग्राफ का लेफ्ट साइड। और ये अगर तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, ऐसे खड़े हुए हो, यूं खड़े हुए हो, समझाने के लिए कह रहा हूं, तो ये जो तुम्हारा पॉइंट चार्ज है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो राइट साइड पे अगर राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं ग्राफ के राइट पे। क्लियर है? आ रही बात समझ? सो यहाँ पे ये ग्राफ देखो तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ है, और यहाँ पे ग्राफ देखो तुम्हारा कहाँ है बेटा? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ है। यस और नो? जी।
और बाकी बातें सारी की सारी वही है। अगर ये पॉइंट चार्ज होगा तो ये ग्राफ यूं जाके वाई एक्सिस को कहीं अप्रोच करेगा, और अगर ये भी पॉइंट चार्ज होगा तो ये कहीं भी जाके ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं अप्रोच करेगा। क्लियर है? सही, तो ये तो सेम ही हो गया जो पिछला वाला ग्राफ था। हाँ हाँ सेम, नहीं 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 सेम है। यहाँ पे देखो डिफरेंट सिनेरियो है। हाँ मिरर इमेजेस है, ठीक है। सर लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 क्यों हो जाता है फिर? अंदर जी हाँ, अगर फिजिकल रियलिटी में कोई स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सरफेस चार्ज जितना भी होता है सब सरफेस पे होता है, चार्ज अंदर थोड़ी पहुंच पाता है। फिजिकल रियलिटी में चार्ज अंदर नहीं पहुंचेगा। लेकिन तो ये इसलिए ग्राफ अंदर में तो नहीं है। कहाँ, क्या चीज? ये बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इफ इनसाइड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगी तो मतलब इट मस्ट बी टचिंग द एक्स एक्सिस, राइट? कहाँ पे? ये हाँ ये रहा ना, ये बताया हुआ है ना, ये रहा, ये ना जीरो है, ये देखो ना, ये ग्रीन लाइन से शो तो किया हुआ है, लिखा है फॉर अ पॉइंट चार्ज ई इज इक्वल टू जीरो इनसाइड, बताया हुआ है ना ये चीज। लेकिन आपने कहा कि जो ग्राफ है इट विल कीप एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस। हाँ हाँ तो फिर ये तब देखो अगर पॉइंट चार्ज है ना तो ये स्फेयर का रेडियस तो जीरो ही हो गया ना, फिर तो रेडियस किसी काम का नहीं है, तो फिर ये अप्रोच करेगा वाई एक्सिस को। ऐसी समझ आई बात? से भी हम बताओ, पॉइंट चार्ज जो होता है इसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है, हम पॉइंट चार्ज इमेजिन करते हैं। बात समझ आ रही है? हम किसी भी फिजिकल रियलिटी वाले चार्ज को, चार्ज ऑब्जेक्ट को, उसके तमाम चार्जेस को सम करके सेंटर पे लेके आते हैं और इमेजिन करते हैं वो पॉइंट चार्ज है। जैसे अर्थ के केस में अर्थ के सारे मास को जमा करके सेंटर पे लेकर आते हैं और कंसीडर करते हैं कि वो को क्या है बेटा, वो पॉइंट मास है, और फिर उसमें लॉ ऑफ न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं। आ रही बात समझ में? इससे जी अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अर्थ की सारे मास जमा होकर फिजिकल रियलिटी में सेंटर पे आ गया। फिजिकल रियलिटी में तो सेंटर में नहीं आता ना, वो तो इमेजिनेशन में आता है ना। आ रही बात समझ में? जी, तो मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगी तब रेडियस भी 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो हम ये करते हैं कि हम उस तमाम वो जो स्फीयर का जितने भी चार्जेस सरफेस पे मौजूद है ना, वो या जो भी नेगेटिव चार्जेस सरफेस पे मौजूद हैं उन सबको कलेक्ट करके सेंटर पे ले आते हैं, तो उसमें उसका रेडियस जीरो हो जाता है। फिर वो अब जब रेडियस जीरो हो गया तो अब जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसमें वो उसके सेंटर से या उस जगह से उस पॉइंट चार्ज से कैलकुलेट हो रहा होता है, तो उसमें ये रेडियस भी इंक्लूड हो जाता है, तो कहानी खत्म, आसान हो जाती है जिंदगी। समझ आई? जी समझ गई। तो वो आर इंक्लूड हो जाता है टोटल डिस्टेंस के अंदर, तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है।